नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हो उत्तर प्रदेश। ये आपको बता दें, प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ जिला न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ जिला जज सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने किया। इस बार लोक अदालत में 1.5 लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। जिला जज ने कहा है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। उन्होंने राजस्व से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। वही बात करें तो पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.15 लाख से अधिक लोक मामलों का निपटारा किया गया था। लोगों उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। बता दें, त्रिपाठी ने बताया है कि कैदियों को नई दिशा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद प्रतापगढ़ में जो हमारा लक्ष्य है 1.5 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाना है। पिछली लोक अदालत में 1,33,815 मुकदमे निस्तारित हुए थे, जिसमें छोटे छोटे आपराधिक वाद जो शमनी प्रकृति के हैं, राजस्व विवाद, पारिवारिक विवाद, इंश्योरेंस कंपनीज के विवाद, बिजली के केसेस, जिसमें भी पक्षकार अगर जुर्माना जमा करके अपना समाधान चाहते हैं तो उसमें ऐसे केस का निपटारा होता है। खबर देख रहे हैं, जहां बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के शासन के आदेश का पालना नहीं हो रहा है। जी आपको बता दें, खबर फिर से, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के शासन के आदेश का पालन जो है वो नहीं हो रहा है। इस आदेश की जांच जो करने एएसपी सिटी राजी संजीव वाजपेयी ने सादी वर्दी में बाइक पर सवार होकर शहर के पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, जांच के दौरान 3 पेट्रोल पंप बिना हेलमेट उनकी बाइक में पेट्रोल उन्होंने भर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने हाल में ही यह आदेश जारी किया है और जिला आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को नियम पालन करने के लिए नोटिस जारी करने का दावा किया था। पंपों पर बैनर भी लगाए गए थे। साथ ही आपको बता दें, एएसपी संजीव वाजपेयी ने यातायात प्रभारी रवि नैन के साथ शहर के कई पेट्रोल पंपों का दौरा किया, साथ ही साथ और संचालकों को नियम की जानकारी भी दी है। अब नियम का पालन न करने वाले पंप संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं बता दें, जिला आपूर्ति विभाग और संबंधित अधिकारियों को इस मामले में पत्र भेजा जाएगा। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता ने पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें, परेड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे पोस्टर दिखाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के पोस्टर भी जला दिए हैं। आपको बता दें, जलाकर 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का कहना है पर चार महीने में हिंदुस्तान पे हमला कर रहा है। अभी पुलवामा हमला
रहे मंत्री को ज्ञापन हैं और यहाँ के जो खेल मंत्री अपने इंडिया के उनको हम लोग ज्ञापन दे करके उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अब दोबारा ये मैच न खेला जाए और ये जो मैच हो रहा है इसको रोका जाए। खबर देख रहे हैं जहां निषाद पार्टी के प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का सोनभद्र आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री समुदा योजना, केसीसी योजना के कलर, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा, कन्या विवाह सहायता योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। बता दें आपको, मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की हेराफेरी पाए जाने पर जिम्मेदारी सीधे बीएलओ की होगी। उन्होंने कहा है कि बीएलओ के कमियों के कारण अक्सर विवाद पैदा होते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, इसके अलावा मंत्री ने दिल्ली में निषाद पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा है कि यह सम्मेलन पार्टी की एकजुटता और बीजेपी के साथ तालमेल को दिखाने वाला था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। सोनभद्र से संतोष थाने की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है, ये हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है, इनके जो उनका बीमा है, इसका है प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोष योजना है और मछुआ कल्याण कोष जिनका बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से पैकेज देकर मैंने महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से बढ़ावा देना, उनका प्रशिक्षण। तो समीक्षा बैठक है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो अभी हमारे प्रदेश के लोग काल से निकल के काल कटोरा गए, तो उन्हें धन्यवाद देना था कि आप अपने राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को देना था। हर एक 10-10 विधानसभाओं का मतलब 2 जिले का बैठक करके इनकी समस्या, सुझाव और समाधान के रूप में कार्यकर्ताओं की बैठक है। और उसको जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे बढ़ना और आगे लड़ना है। जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह खुद आधार सेंटर पहुंचे और अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट कराया है। डीएम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट कराते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उनका आधार कार्ड पिछले 10 वर्षों से अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे दोबारा अपडेट कराया है। डीएम ने कहा है कि आधार कार्ड सभी जरूरी दस्तावेजों से जुड़ा होने के कारण यात्रा या अन्य सरकारी कार्यों में किसी भी कठिनाई से बचाता है। साथ ही उन्होंने माता पिता से आग्रह किया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनका आधार कार्ड जल्द से जल्द ही बनवाएं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भारत सरकार की जो योजना आधार कार्ड की है, उसमें एक ये भी कंपोनेंट आवश्यक है कि जिन लोगों को 10 साल हो गए आधार कार्ड बने हुए, जैसे कि मुझे खुद भी हो गए थे, तो उसके क्रम में मैंने जो आधार सेवा केंद्र हमारा यहाँ हीर पैलेस के पास में है, उसमें मैंने खुद अपना बायोमेट्रिक अपडेट किया है। और उसका लाभ ये है कि कहीं पर भी आधार के यूज़ में या मान लो डिजी यात्रा में या किसी पीडीएस शॉप पर उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके फिंगरप्रिंट 10 साल में बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, या फेस बदल सकता है, तो 10 साल में एक बार शासन का निर्देश है कि इसको अपडेट कर लें। यहाँ पे लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं, जो एसएसयूपी की है, जिसमें सेल्फ करके अगर वो चाहें तो अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है पीओआई है और प्रूफ ऑफ एड्रेस पीओए है, वो उसको खुद अपलोड कर सकते हैं और वो निःशुल्क भी है। अगर वो बायोमेट्रिक यहाँ अपडेट करते हैं तो उसकी फ़ीस 100 रुपये है, जैसे मैंने भी पे किया है। और अगर सिर्फ वो अपना एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ करना अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस सिर्फ 50 रुपये है। ये आवश्यक इसलिए है कि इतना बड़ा डेटाबेस है वो अपडेट रहे, तो जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं भारत में, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने इसको सीमलेस बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए व्यवस्था की है। और जैसे मैंने खुद आके किया, तो मैं सभी कानपुर वासियों से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो करें। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। जिन बच्चों का 5 वर्ष से पहले बायोमेट्रिक उनका लिया गया है, जो डेटा लिया गया है, उस समय उनकी उंगलियां उतनी विकसित नहीं होती, तो 5 से 7 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री मिलता है कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे सकते हैं।
खबर देख रहे हैं, जहां आपको बताते हैं 54 विकासखंड सभाकर्मी समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 जनपदीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और समूह की प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। महिलाओं ने स्टॉल्स लगाकर अपने हाथों से तैयार किए गए सामान प्रदर्शित किए हैं और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। मुख्य अतिथि रिटायर्ड IPS RK चतुर्वेदी ने महिलाओं और युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि गृहिणी सबसे बेहतर प्रबंधन करना जानती हैं और ये क्षमता उन्हें बड़े स्तर पर भी सफल बना सकती है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचान कर जिले और प्रदेश की GDP बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 और यूपी सरकार की योजना में 12 प्रमुख सेक्टरों पर काम हो रहा है, जिनमें रोजगार, स्वास्थ्य और IT शामिल है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर आपको परिचय? मैं RK चतुर्वेदी हूँ, मैं रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ। सर आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, किस संबंध में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तो उस समय देश कैसा होना चाहिए। इसके दृष्टिगत स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य सरकार के द्वारा समर्थ एवं विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की एक परिकल्पना की गई है। इस परिकल्पना में 3 डिफरेंट अलग अलग थीम के आधार पर कुल 12 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनको इस तरह से विकसित करना है कि हमारे पास एक आदर्श उत्तर प्रदेश हो, जिसमें हर व्यक्ति के पास काम हो, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, उसके स्तर पे छत हो, हर जो भी नागरिक सुविधाएं हमें चाहिए वो हो। आर्थिक रूप से हम देश की प्रस्तावित 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कम से कम 6 ट्रिलियन का भाग हमारा हो, और IT और जो चीजें डेवलपिंग सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग देश में प्रथम स्थान पे हों और विश्व स्तर पे हमारी पहचान। क्योंकि सर बातों में बात है कि आप जनपद से सटे हुए हैं, पूर्व में आपका नाता इस जनपद का रहा है। नीति आयोग द्वारा गोद लिया गया है जिले अति पिछड़े जिले में जाना जाता है। जनपद के डेवलपमेंट के लिए क्या योजनाएं चल रही है खासकर? देखिए, जो मौजूदा योजनाएं हैं वो तो यहाँ के अधिकारी आपको बता पाएंगे। हमारा कंसर्न ये है कि जो 12 सेक्टर हैं उन 12 सेक्टर्स में योजनाएं बनाई जानी है, और सरकार की मंशा है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उन योजनाओं से लाभान्वित प्रभावित होंगे उनकी भी राय ली जाए कि क्या हमारी इस योजना में आपकी तरफ से क्या सुझाव ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इसमें होने चाहिए थे, अगर हैं। खबर देखना, अवैध खनन को रोकने की कोशिश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े उठे हैं। जी आपको बता दें, रॉबर्ट्सगंज लोधी टोल प्लाजा के पास खनन बैरियर पर सर्वेक्षण टीम और पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बिना परमिट की जा रही कई ट्रकों ने रोकने पर बैरियर तोड़ने और वाहन चढ़ाने तक का प्रयास किया। जी आपको बता दें, इस दौरान तेजी से भागते ट्रकों को रोकने के लिए पुलिस जवान पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। घटनाक्रम का वीडियो है वायरल होते हुए पुलिस की आवाजाही और कार्यशैली पर बड़े सवाल उठने लग गए हैं। खनन सर्वेक्षण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं CO सिटी ने आश्वासन दिया है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि मामला सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाया जाएगा। सोनभद्र से संतोष तानी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रावर्सगंज के लोढ़ी खनन बैरियर पे सर्वेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा पुलिस के टीम के साथ बिना परमिट के खनन की गाड़ियों के संचालन के संबंध में चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच टोल प्लाजा की तरफ से 3 गाड़ियां बहुत तेज़ी से तेज़ रफ्तार से लापरवाहीपूर्ण चलाते हुए उनको रोकने का प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। पुलिस की टीम ने यह देख करके गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। चूँकि पुलिस की टीम का रोकने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस टीम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। योगेश शुक्ला के तहरीर पे थाना रावर्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर देख रहे हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम में 8 साल बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय मुकाबलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जी आपको बता दें, 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खेले जाने वाले मैच डे नाइट फॉर्मेट में होंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमी पहली बार स्टेडियम की दूधिया रोशनी में वनडे का रोमांच सीख सकेंगे। साथ ही साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर संजय कपूर ने स्टेडियम का निरीक्षण कर साथ ही साथ खामियों को तुरंत निस्तारित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का धन्यवाद भी किया गया है।
और कहा है कि कानपुर में वनडे सीरीज का आयोजन पहली बार हो रहा है। मैच की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और कपूर ने सभी उत्तर प्रदेशवासियों को स्टेडियम में आने का निमंत्रण भी दिया है। T20 और IPL मुकाबले पहले ही यहां खेले जा चुके हैं और संभावना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस सीरीज में खेल सकते हैं। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजीव शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका जन्मदिन है, उनको दीर्घायु की उनकी कामना करता हूँ और उनको विश करता हूँ उनके जन्मदिन। ये हमारे लिए और ग्रीन पार्क के लिए सिर्फ एक मैच नहीं है, ये राजीव शुक्ला का कमिटमेंट है कानपुर के प्रति और ग्रीन पार्क के प्रति, ताकि इसको जीवित रखा जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। बांग्लादेश टेस्ट मैच के बाद वनडेयर्स की सीरीज पहली बार कानपुर में होने जा रही है। आज तक कभी वनडेयर्स की सीरीज नहीं हुई, मैच हुए इंडिविजुअली, पहली बार एक दिवसीय श्रृंखला की सीरीज हो रही है। ये ग्रीन पार्क के लिए एक गौरवमय पल है और ग्रीन पार्क इसको मुझे ऐसा लगता है कि लड़की की शादी की तरह निभाएगा। मैच की तैयारियां अभी कितने समय में पूरी हो जाएंगी अभी, क्योंकि 30 तारीख को पहला मैच होना है। मैच की तैयारियां आखिरी क्षण तक चलती हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको इतना मैं कह सकता हूं प्रतिबद्धता के साथ कि कोई तैयारी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अच्छे मैच की। तो यूपी वालों के लिए क्या कहेंगे, कानपुर में मैच हो रहा है? यूपी वालों को कहेंगे आइए, ग्रीन पार्क आपका स्वागत और अगवानी के लिए खड़ा है, आइए। आप सबका वेलकम करने के लिए मैं खड़ा हूँ, पूरी यूपीसीए की टीम खड़ी है और पूरे यूपीसीए का परिवार खड़ा है कि आप सब लोग आइए, आप सबका वेलकम करेंगे और इस मैच का आनंद लीजिए, तीनों मैचेस का। नवाबगंज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने CHC सॉकेट का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें सकीट का औचक निरीक्षण किया है। MOIC सहित समस्त स्टाफ ने उनका स्वागत फूलों की बुके देकर किया है। CMO ने तैनात सभी स्टाफ से बातचीत कर उनकी कार्य प्रणाली और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। डॉक्टर राजेंद्र ने स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने और मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण से प्रशासनिक सुधारों और मरीज सुविधा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज हो गई और आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में चिमौली गांव में एक युवक ने प्रेम संबंध में धोखा मिलने के बाद सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक दिन पहले ही युवक का शव खेतों में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। बता दें सुसाइड नोट में उसने गांव की एक महिला पर धोखा देने का जिक्र किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवक के मानसिक आघात और व्यक्तिगत विवाद को आत्महत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। बता दें पुलिस सभी बिंदुओं की पुष्टि करने के लिए पड़ताल कर रही है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जहां जिले के गौर थाना क्षेत्र में चोर लुटेरों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जी आपको बता दें थानेदार परमाशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस पकड़ में नहीं आ रही है। जी आपको बता दें नेतृत्व में पुलिस पकड़ में नहीं आ रही घटनाओं के बीच ग्रामीणों की सतर्कता से कई हमले जो है वो नाकाम हुए हैं। जी हाँ, सुबह बुढ़ावा गांव में महिलाओं पर पाउडर फेंककर हमला किया गया है। इसके बाद सरदहा शुक्ल गांव में चौकीदार मुस्तफा के घर से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने महिलाओं को बांधकर भी लूट की घटना को अंजाम दिया, जबकि पुलिस की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है। इसके पहले गोबिया और पिपरा कपूरी गांव में भी लुटेरों ने हमला करा था। लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण रात भर जाकर सुरक्षा करने पर ही मजबूर हो गए हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ, मौके पे मैं आया हूँ। ये हमारे गांव का ये थाने का चौकीदार भी है और जैसा इन लोगों ने बताया दिन में 9:30 बजे के आसपास, तो इस पर हमारे जनपद स्तर के जो भी टीमें हैं पूर्व से भी लगी हुई हैं। आज भी उस चीज़ों को देखा जा रहा है, जो भी पहलू हैं इन सब चीज़ों पर पूरे बारीकी से इसका सारी चीज़ों को देखा गया है और किया भी जा रहा है। मेरी केवल गांव वालों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि
कोई इस तरह की चीज़ें गांव वाले ना करें कि उसकी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए किसी के साथ। तो मेरी गांव वालों से अपील रहेगी कि शांत बनाए रखें। अगर कोई चीज़ इस तरह का संदिग्ध इन लोगों को दिखाई देता है, तुरंत हमको पुलिस को 112 पर 112 पर तुरंत सूचना दें। पुलिस 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।